शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उपचुनाव में एक बार फिर से योगी का जादू चला है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो प्रचार उनकी तरफ से किया गया, जो कमान उनकी तरफ से संभाली गई, उसी का असर देखने को मिल रहा है। 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को इस वक्त बढ़त है। 10 बड़ी बातें इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बरकरार रखी है। बीजेपी ने 2017 का प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराया है। ये सभी 6 सीटें बीजेपी के पाले में थी और इन सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। पांचवी बड़ी बात यह है कि नौदेवरिया, बुलंदशहर, घाटमपुर में बीजेपी ने बढ़त आगे बना रखी है। बांगरमऊ, टुंडला और नौगांवा सादात में भी बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा 7वें राउंड के बाद बीजेपी ने अभी भी अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। तमाम दावे किए गए इन दलों की तरफ से कि उपचुनाव में हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, 7 सीटों पर हम कड़ी टक्कर देने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जौनपुर की मलनी सीट को छोड़ दें तो बीजेपी सभी 6 सीटों पर आगे चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सभी 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बरकरार रखी है। एक जौनपुर की मल्ली सीट को अगर हम छोड़ दें तो सभी 6 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और सरकार के कामकाज पर इसका मतलब यह है कि जनता ने मुहर लगा दी है। बिहार चुनाव में भी योगी का जादू चला है। योगी की रैली वाली 13 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बरकरार रखी है। 18 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी रैलियां की थी और उसका असर यह है कि 13 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। मतलब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया। धुआंधार उन्होंने वहां पर प्रचार किया और उसका असर यह है कि उन तमाम सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी तस्वीर जो अब तक निकलकर सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 पर बढ़त बरकरार रखी है। ये सभी 6 सीटें बीजेपी ने 2017 में भी जीती थीं। एक बार फिर से बीजेपी इन सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ बिहार में भी सीएम योगी का जादू देखने को मिला है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार ने जो कामकाज किया है, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कामकाज किया है, उस पर जनता ने अपनी मुहर लगा रखी है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम बारी बारी से सभी का रुख करेंगे। पहले भदौरिया जी के पास चलते हैं। भदौरिया जी, अब तक की जो तस्वीर है, अब तक के जो रुझान है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार के कामकाज पर यूपी की जनता ने मुहर लगाई है और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस पर बिहार के लोगों ने अपनी मुहर लगा दी है। अगर योगी जी के कामकाज पे मोहर लगाई होती तो सारी सीटों पे कम से कम 10-10, 15-15 हजार से वोट से आगे होती। क्योंकि ये जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें खाली हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग विधायक थे जिनकी आकस्मिक मौत की वजह से सीटें खाली हुई थी। तो आप सोचो, सिंपैथी वोट जो मिल रहा है उससे थोड़ी बहुत तो इज्जत भारतीय जनता पार्टी की बच रही है, वरना भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल करती नजर आ रही है। नौगांव में आपने देखा होगा, लगातार 5वें राउंड तक हम आगे थे। अब 7वां राउंड खत्म हुआ है तो वो 700 वोट से वो आ गए हैं, फिर अभी आगे। अभी तो चूंकि 22-23 राउंड की काउंटिंग शुरू होनी है। इसी तरह से अगर आप मलहनी में जाएंगे तो वहाँ धनंजय सिंह के साथ फाइट चल रही है, बीजेपी वहाँ कहीं है नहीं। फिर अगर आप आ जाओगे देवरिया चले जाओगे तो देवरिया में आप देखोगे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ फाइट है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी आगे पीछे ही चल रही है। मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। वहां भी जो विधायक जी थे देवरिया में, जिनकी आकस्मिक मौत की वजह से सीट खाली हुई थी, तो जब आकस्मिक मौत की वजह से सिंपैथी वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश से उखड़ने लगी है। और अभी आप देखेंगे जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, 22-23 राउंड तक जब काउंटिंग पहुंचेगी 20 राउंड में, तो आपको एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाते स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी। चलिए, ठीक है। इस इलेक्शन आपको अब भी उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी और जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी तो रुझान भी आपका ये मानना है कि बदलते चले जाएंगे। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आपके पास कई मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करिए इस बात पर कि विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा, सरकार की नाकामियों का जिक्र करता रहा और सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए उन्होंने 3.5 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया और उसी पर जनता मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसा ही है? और दूसरी बात, माफियाओं के खिलाफ
अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई और उसके बाद बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहां के लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया और इस पर मुहर लगाई कि एक आक्रामक मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और देखिए अमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता के सेमीफाइनल में जो जीत का सहरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर बंधेगा। और ये हमने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार और अलग अलग राज्यों में भी देखा है। बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां भी रैलियां की है वहां बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में से 7 में से 6 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई हैं और 6 सीटों में बढ़त लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सर आपसे जरूर इस बात का जिक्र करूंगी कि जब हम योगी मैजिक की बात करते हैं तो ये मैजिक न सिर्फ यूपी में चलता है बल्कि बिहार में, बल्कि जहां जहां जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां के लोगों को ये मानना पड़ता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है वो करता है। देखिए, हम केवल अगर कोरोना काल की बात करें तो हम अगर केवल यूपी की बात लें तो 31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के एक भी जिले के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ना वेंटिलेटर था। यूपी में एक भी L1, L2, L3 हॉस्पिटल नहीं था। 3 महीने में पूरे यूपी के हर जिले के हर जिला अस्पताल में वेंटिलेटर था और कोरोना के इलाज संबंधी जो भी सुविधाएं सरकार के लिए फिजिकली संभव था वो सरकार ने किया। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अप्रैल के महीने में 40% से ज्यादा हमारे टैक्स रेवेन्यू में हमारे यहाँ गिरावट थी। उसके बावजूद सरकार ने सारे काम पूरे किए। कोरोना के अलावा जितने भी माफिया उत्तर प्रदेश में है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पहले इनकाउंटरों को लेकर भले सवाल खड़े किए गए हों, लेकिन एक एक करके जो बुलडोजर चलाए गए हैं माफियाओं के अवैध कब्जे पर, अवैध निर्माण पे, इससे भी बड़ा संदेश गया है लोगों के बीच में। देखिए, लोग मेरी बात पे आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मैंने तथ्यों के साथ इसको कई बार लिखा है और ये कि पूरे देश में ये 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। उसमें बहुत लोगों का उसमें कन्विक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र में कोई एंटी माफिया कैंपेन नहीं चला। ये पहली बार भारत के किसी राज्य में इतना जबरदस्त व्यापक कैंपेन चला है। ये संगठित माफिया गिरोह, ये संगठित अपराधी हैं और जो लोग आरोप लगाते हैं एनकाउंटर का, तो माफिया से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है जो उनकी आर्थिक बैकबोन को तोड़ दो। वो इस काम सरकार ने किया है और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसमें स्टेट ने अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी है उसको रीगेन किया है। यहाँ पे माफिया ने तमाम जिलों में अपनी समानांतर सत्ता कायम कर ली थी। इस अभियान से जो उनकी पैरेलल जो उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, सरकार ने उसको तोड़ा है और इसका असर लोग खुल के बोलते नहीं है, लेकिन काफी लंबे समय तक इसको महसूस किया जाएगा। और ये चीजें है कि 30 साल में ये काम हुआ था। योगी आदित्यनाथ के काम पर मुहर लगी है। बीजेपी से अनिता जी, मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, यूपी से बिहार तक, प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? नहीं, लड्डू की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी भी है बहुत बड़ी बीजेपी लड्डू की बात नहीं, जनता के विश्वास की बात है कि जनता का विश्वास किस पे है, जनता किस पे भरोसा करती है। जनता का बहुमत है, जनता का जनमत है, जो जिन्होंने भरोसा किया है, विश्वास किया है और हमारे संगठन में जिन्होंने काम किया और हमारे नेता जिन्होंने ये काम पहुंचाया है अंत्योदय तक, ये बड़ी बात है। इसी वजह से जनता को मालूम है कि बीजेपी जो है जो कहती है वो करती है और कम से कम हमारे अपराधियों के प्रति वो लगाम भी लगा रही है। जनता उससे संतुष्ट है। आपने देखा है कि उन्होंने शुरू से कहा कि हम अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। अपराध मुक्त तो नहीं हो पा रहा, लेकिन अपराध कम काफी हो रहा है। ठीक है, तो अनुराग भदौरिया जी, अमित यहाँ पर कि भले बीजेपी के लिए आज गदगद होने का मौका है जी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, जब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही थी, उनके घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर चल रहा था, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि कार्रवाई ठीक नहीं है क्योंकि किसी की पुश्तैनी मकान को, उसकी जमीन को, उसकी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देना है ठीक नहीं है। लेकिन जैसा वीरेंद्रनाथ भट्ट जी कह रहे हैं कि यूपी की जनता इसको पसंद कर रही है, उसे अच्छा लग रहा है कि माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो कहा जा रहा था वो किया जा रहा है। देखिए, मैंने जो कहा वो अपने आंकड़ों पे बात नहीं थी। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीटें थी जिसपे स्ट्रगल करती नजर आ रही है। और जहां तक माफियाओं की बात है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन चल रहा है और आप सामने देख भी रहे हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट लोग भी लड़ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहां तक माफियाओं और इसकी बात है, उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में लगातार तो अपराध बढ़ता चला जा रहा है। ये तो हेडलाइन बनाने के लिए सब करते हैं ना, हेडलाइन इनको चाहिए। लेकिन जनता के सामने जब ये जाते हैं तो चूंकि बाई इलेक्शन में आप देखो, इन्होंने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करने के बावजूद भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। उनको सीट निकालने के लिए पसीना छूट रहा है और सीट निकलेगी भी नहीं अंततः। मैंने आपको यही बता दिया कि जब
गणना 2022वें राउंड तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पीछे चलेगी और समाजवादी आगे निकलती हुई नजर आएगी आपको, क्योंकि अभी तो काउंटिंग चल रही है ना। अभी तो 4 सीटों पे आगे पीछे तो माहौल चल ही रहा है आपको, आपने देखा ही होगा, कभी हम आगे कभी वो आगे। इसलिए नतीजा दे देना कि अभी नहीं है, अभी बीजेपी निकल गई, ऐसा नहीं है। बीजेपी को अभी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब 12वीं 13वीं राउंड में पहुंचेंगे तब बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जहां तक कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से व्याप्त है, यहाँ बेरोजगारी पूरी तरह से व्याप्त है, जनता परेशान है। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की आकस्मिक मौत की वजह से इलेक्शन हो रहा नहीं, फिर था। भदौरिया जी, अगर आपकी बात वोट सही है नहीं कि इन मिल रहा है तमाम भारतीय मुद्दों पर जनता जनता पार्टी को, परेशान है, बता सकते हैं। तो फिर क्या आप जनता को विकल्प नहीं दे पाए क्या? अगर आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लोग परेशान हैं, तो फिर क्या आप विकल्प नहीं बन पाए क्या? विकल्प बन गए ना, तभी तो आपको 12वीं काउंट, जब 14-15वां राउंड काउंट होगा तब आपको पता चलेगा ना विकल्प समाजवादी पार्टी है। वही तो कह रहे हैं, हड़बड़ा रहे ना आप जल्दी जल्दी। अभी तो आप ही 4 सीट दिखा रहे थे, अभी फिर 2-3 राउंड में 1-2 आगे पीछे हुई, फिर आपने वही बोलना शुरू किया। कहता हूं कम से कम 15-16 राउंड तक इंतजार कीजिए, आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। इंतजार तो करेंगे ना, अभी तक तो हम 4 पे आगे थे ही ना, अभी फिर थोड़ा फिर आगे पीछे हुई है, 250 वोट तो आगे। ठीक है अनामिका, भदौरिया जी को अभी भी यकीन है, भदौरिया जी को अभी भी यकीन है कि आंकड़े बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, बीजेपी लड़खड़ा रही है और समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपके साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से पूछिए कि क्या ऐसा होगा, क्या वाकई शाम तक तस्वीर बदल जाएगी क्या? नहीं, मेरी 2 बजे डिबेट है। और देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अनुराग, भदौरिया जी को अगर ऐसा लग रहा है तो इंतजार इस बात का भी होगा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उनके भी जहन में जो चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी। भट्ट जी, अभी तक समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि तस्वीर बदल सकती है? सुबह से हम रुझान देख रहे हैं, बैक टू बैक जो भी हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं उसके आधार पर बीजेपी का 6 सीटों पर रुझान सबसे आगे दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको कि अभी भी कोई गुंजाइश बची है तस्वीर बदलने की? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। समाजवादी पार्टी का हर पार्टी को का ये स्टैंडर्ड रिप्लाई रहा है कि ये केवल रुझान है, अभी काउंटिंग जारी है, अभी केवल 10 राउंड हुए हैं और अभी 5 राउंड बाकी हैं, अभी 35 राउंड अभी तो ईवीएम का जिक्र ही नहीं हुआ, और तो ईवीएम का जिक्र ही नहीं हुआ। और अब की बार ईवीएम भी ठीक हो गई है। तो अब हर पार्टी को एस्केप रूट चाहिए होता है, तो समाजवादी पार्टी को शाम तक एस्केप रूट बताएगी कि आखिरकार क्यों हारे। यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मार्च 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट पे उपचुनाव हुआ, फूलपुर लोकसभा सीट पे उपचुनाव हुआ, मई 2018 में कैराना सीट पे लोकसभा सीट पे उपचुनाव हुआ और मार्च में ही बिजनौर की एक विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था। चारों सीटें बीजेपी हार गई थी। हाँ। तो आज ये चुनाव और इस जो ये बाई इलेक्शन से ये बहुत स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी हैज लर्न्ड इट्स लेसन फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। समाजवादी पार्टी के लिए भी इसमें एक निहित संदेश है कि अपनी गलतियों से हर पार्टी को सीखना चाहिए और बीजेपी ने ये बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक बहुत गहराई से सीखा है और ये भी एक संकल्प सामने आता है कि वो गलती अब दोबारा नहीं होगी और राजनीति में हार्ड वर्क का और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये इन परिणामों से साबित हो गया है। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर ये इस बात को लेकर चर्चा जरूर हो रही है कि जिस तरीके से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक बाद जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें आप लोगों ने जीत हासिल की थी, बीजेपी को उसमें हार मिली थी, लेकिन बीजेपी ने उस हार से सीख लिया और आपको उसको इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस हार से जो 7 सीटों पर जो दिखाई दे रहा है, इस हार से क्या वाकई में आपको लगता है कि पार्टी में मौका है आत्ममंथन करने का कि 2022 में किस तरीके से जाएंगे आगे, आप स्ट्रेटेजी में कैसे बदलाव करेंगे, मुद्दे क्या बदल देंगे आप? क्या मैंने आपको बोला कि आप इतनी जल्दी हड़बड़ा क्यों रही, मुझे ये नहीं समझ में आया ना। इतनी जल्दी हड़बड़ा गई है कि आप समझ ही नहीं पा रही। भाई इतना तो कम से कम आप ध्यान रखिए कि अभी तो 3-4 सीट पे समाजवादी आगे थी, अभी 100-200 से पीछे है, फिर काउंटिंग आगे बढ़ेगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जीत अल्टीमेट समाजवादी पार्टी की होनी है, लेकिन वो हड़बड़ाहट में आप मानने को नहीं तैयार है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आप ये बताइए कि 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मौत के बाद खाली हुई, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी का कम से कम सिंपैथी वोट भी होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिंपैथी वोट मिलता है। आप देखो सिंपैथी वोट भी उनका डगमगा रहा है, तो सोचो वहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जिस फूलपुर की बात कर रही है उस समय पे यही सहानुभूति वोट जौनपुर में क्यों नहीं मिल पा रहे आपको? यही सहानुभूति वाले वोट मधुबनी में क्यों नहीं मिल पा रहे आपको? सहानुभूति वाले वोट मधुबनी में क्यों नहीं मिल पा रहे? मधुबनी पे मिल रहे हैं ना भाई, मधुबनी पे तो संघर्ष चल ही रहा है अभी।
वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी का तो बीजेपी है ही नहीं। आप तो बीजेपी की बात है, बीजेपी तो वहाँ दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी तो वहाँ स्ट्रगल ही नहीं कर पा रही है, वहाँ तो लड़खड़ा के ओहदे मुकर चुकी है, तो पानी वानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी आपको उम्मीद और अच्छी बात है, लेकिन ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, ये टैली में जो बदलाव हो रहे हैं आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं सर, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। पहले आप लोग लीड कर रहे थे, लेकिन बीते 1 घंटे में आप लोग लगातार पीछे चल रहे हैं और अब तो हालात ये हो गए कि एक भी सीट पर समाजवादी पार्टी आगे नहीं चल रही है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं भदौरिया जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काम नहीं किया और अभी आप देखिएगा शाम तक तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन बिहार में भी स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी गए, वहां उन्होंने जिन जिन सीटों पर प्रचार किया वहां पर अधिकतर सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसका मतलब है ना कि उनके काम करने के तरीके को, उनकी कार्यशैली को, उनके कामकाज को बिहार की जनता ने भी स्वीकार किया है, उन्होंने भी उस पर मुहर लगाई है। देखिए, बिहार का समीकरण दूसरा है, वहाँ पे जेडीयू भारतीय जनता पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। वहाँ का समीकरण और यहाँ के समीकरण में फर्क है, और वहाँ पे भी क्या रिजल्ट है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं टीवी के सामने नहीं हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बिहार में। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को, चूंकि उपचुनाव का काउंटिंग चल रही है, तो मैं ज्यादातर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट उत्तर प्रदेश में रखे हुए, वहाँ पे क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम है कि वहाँ हो क्या रहा है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि वहाँ बिहार। ठीक है, मैं आपको अपडेट देता हूँ। एनडीए 125 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है, एनडीए 125 सीटों पर आगे चल रही है वहां पर, और महागठबंधन 107 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। अनामिका, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को अगर हम 5 बिंदुओं में समझें, वो क्या 5 बातें हैं, उनके काम करने के वो 5 क्या तरीके हैं जिसको जनता स्वीकार कर रही है, सराह रही है, उस पर मुहर लगा रही है और उसको अच्छा लग रहा है कि सीएम जो कहते हैं वो करते हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये तो मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता से लेकर के बिहार हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों में जहां भी मुख्यमंत्री जाते रहे हो, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज के तरीके को संगठन से लेकर के अलग अलग राज्यों में भी सराहा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि चुनाव कहीं भी हो देश में, संगठन की ओर से जो डिमांड आती है रैलियों की, वो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आती है। भट्ट जी, ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को करते करते आपने देखे 3.5 साल हो चुके हैं, 5 पॉइंट्स ऐसे कौन से जो लगता है आपको कि इस पर मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है, जो जनता को पसंद भी आ रहा है? देखिए, हमें पहली बुनियादी बात ये समझनी चाहिए कि 1986 में जो अयोध्या का ताला खुला और उसके मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, 90 में मंडल लागू हुआ, उसी दौर बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। तो जो हमारे यहाँ कहीं सर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि 7 सीटों के परिणाम में भी राम मंदिर और नो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हाँ। पिछले 30 सालों में जो हमारा सामाजिक ताना बाना था, जो यहाँ नंगा जातिवाद था, और सेकुलरिज्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जो अपराध को बढ़ावा मिला, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को की एक डिफॉल्ट सेटिंग ही बदल गई थी, और लोग ये मान चले थे कि अब तो कुछ यहाँ बदलेगा नहीं, और ये ऐसे ही भ्रष्टाचार और अपराध का राज चलेगा। लेकिन पिछले मार्च 2017 में यहाँ सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये एक उम्मीद जगी, नहीं हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, स्थितियों में सुधार भी हो सकता है, और सरकार के पास इतनी ताकत है कि यदि उसके पास एक इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है, एक टीम है, तो वो परिवर्तन ला सकती है। और मैं तो केवल पिछले 8 महीनों की बात करता हूं, कोरोना काल में जो राहत कार्य हुए, और विशेष करके बिकरू कांड जो हुआ जुलाई में, उसके बाद जो माफिया के खिलाफ इतना संगठित अभियान चला, और अब ये कोई नहीं कहता कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। आप अगर याद करें 17, 18, 19 में यूपी में विपक्ष का लगातार सरकार पे ये आरोप था कि साहब ठोक दो, मुख्यमंत्री कहते हैं, साहब फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन राइट कमीशन तक में मामला गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। लेकिन जब माफिया के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है तो एक भी मामले में ये शिकायत नहीं आई कि किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, किसी ने ये शिकायत नहीं की, और लोग हाईकोर्ट तक जा रहे हैं अब राहत पाने के लिए सरकार से कि साहब हमारे इस अवैध निर्माण को ना गिराया जाए। तो एक पॉजिटिव संदेश ये निकला है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के पास, तो पॉजिटिव चेंज हो सकता है। लेकिन कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता, कोई किसी के पास मैजिक वैंड नहीं है। जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सब कुछ उसी के दायरे में ही होगा, और यूपी में वही काम किया जा रहा है, और उसके पॉजिटिव परिणाम सबके सामने हैं। ये और इस पे
स्वस्थ बहस होनी चाहिए कि आखिरकार पिछले 30 साल में क्या गड़बड़ हुआ और हमने क्या ठीक किया। गिनवा देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे 5 पॉइंट से पूछूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 काम कौन से नजर आते हैं आपको, जिस पे लगता है कि मुख्यमंत्री के काम पर जनता ने मुहर लगाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिचौलिए खत्म हो गए, दलाली खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी राहत है, जो बिचौलिए दलाली होती थी। और आज आप देखिए, जो ट्रैफिक में जो कहते थे वसूली होती है, वो वसूली भी आपको नहीं नजर आती होगी। कहीं सिपाही वसूली कर रहे हैं, कुछ सब जगह कैमरे लग गए हैं, सब जगह पूरी जगह मतलब एक सुरक्षा के दिया है कि सुरक्षित कैसे रह सकते हैं आप। तो सुरक्षा का सबसे बड़ा है जो सुरक्षा हम लोगों ने दी है। और उसके बाद जो हम लोगों ने कोरोना काल में काम किया, जो हमने बाहर से अपने लोगों को लाकर उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान से बच्चों को लाना, जो राजस्थान सरकार ने मना कर, और 30,000 बच्चे उनके घर तक पहुंचाए, ये लोगों को समझ में आता है कि कितने दिल में एक सिंपैथी है हर एक के लिए। जो भी आया उसको पूरा हर तक की व्यवस्था दी गई। तो ये सब जनता देख रही है कि कौन दिल से काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, जनता के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जनता नकार नहीं सकती है। भट्ट जी, एक सवाल जी। अनुराग भदौरिया जी, हमें याद है कि जब भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुआ करती थी, एनकाउंटर हुआ करता था, आप कई बार डिबेट में जुड़े हैं, तो सवाल ये उठता था कि जो बड़े अपराधी हैं, बड़े माफिया हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? अब उन पर भी एक एक कर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे उनके करीबी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, सभी पर कार्रवाई हो रही है। और कहा यही जा रहा है कि यूपी के लोगों को ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है उनको कि कल तक जो बाहुबली हुआ करते थे, आज उनकी सिट्टी बिट्टी गुल है। तो अभी मिसकोट किया, मैंने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध खत्म नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है लगातार। आखिर कौन सी बात है जो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है? अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे जब पुलिस का एनकाउंटर होने लग जाए, वो कानपुर में पुलिस का एनकाउंटर हुआ, आगरा में देखना अभी अच्छा भदौरिया जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, कोई एक दौर बताइए उत्तर प्रदेश में, कोई एक दौर बताइए उत्तर प्रदेश में, कोई एक सरकार का कार्यकाल बताइए जब अपराध ना होता रहा उत्तर प्रदेश में, और जब इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती रही अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ। आप एक कार्यकाल बता दिए जहाँ पे पुलिस का एनकाउंटर हुआ हो, 8 पुलिस वाले एक साथ शहीद हुए हो। एक कार्यकाल बता दिए जहाँ पे ट्रैक्टर चढ़ा के लगातार पुलिस के ऊपर में, मैं बता रहा हूँ भदौरिया जी, बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, मैं भी आपको चैलेंज, मथुरा का जवाहर बाग कांड आप भूल गए, मथुरा का जवाहर बाग कांड आप भूल गए। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, एसपी का मर्डर होता है वहां पर भदौरिया जी। मैं 8 पुलिस वाले शहीद हुए, नहीं मेरी सरकार में 8 पुलिस वाले शहीद हुए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार में 1 शहीद हुआ था, इनकी सरकार में 8 शहीद हुए, मतलब हम अच्छे हैं? मैंने कहा 8 शहीद कोई सरकार बता। भाई आपने एक उदाहरण पूछा, हमने आपको एक उदाहरण दे दिया। मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप एक उदाहरण दे दीजिए, कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जब उत्तर प्रदेश में अपराध न रहा हो। नंबर 1 हुआ हो। मैं कहता हूँ कोई सरकार बताइए, कोई सरकार बताइए जो उत्तर प्रदेश में महिला अत्याचार में नंबर 1 हुआ हो। कोई सरकार बताइए, कोई सरकार बताइए जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो जितना अभी है। ठीक है अनामिका, जहाँ पे थोड़ा वीरेंद्रनाथ भट्ट जी से समझिए, क्या पूरे विपक्ष का रोल कुछ ऐसा हो गया है क्या कि धूल चेहरे पर है और आईना साफ किए जा रहे हैं, दूसरे को बुरा बताने की कोशिश में ये भूल जा रहे हैं कि हमें अपने भीतर भी झांकना है, अपने को भी देखना है कि अपने आप को विपक्ष के तौर पर लोगों के बीच ले जाना है और अपनी मौजूदगी को दर्ज करवानी है। और शायद यही वजह रही अमित कि उपचुनाव में जहां पे पार्टी को अपनी ताकत झोंकनी चाहिए थी, सरकार से लेकर संगठन तक, वहां पर पार्टी ने बहुत बच के चुनाव लड़ा। ठीक है अनामिका, हम चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा को इसी सिरे से आगे बढ़ाएंगे।